विपक्षी एकता को लेकर सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। विपक्ष के बहाने भ्रष्टाचारी और वंशवादी दलों को एकजुट करने का लगाया आरोप। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, बिहार में अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का दिया हवाला। सुपौल के दीनापट्टी गांव में 2 लोग की गोली मारकर हत्या, डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बेटे की प्यार की कीमत चुकानी पड़ी बाप को, प्रेम प्रसंग में बुजुर्गों को मारी गोली। पटना रांची वंदे भारत का दूसरा ट्रायल रन, पटना से रांची के लिए रवाना हुई ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। 23 जून की वो तारीख जिस दिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, ऐसे में बीजेपी के निशाने पर वो ही सबसे ज्यादा हैं। इस बार विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष के बहाने नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी और वंशवादी दलों को जुटा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम सहित जो ये दर्जन भर पार्टियां हैं, उनका नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में है, जिनके नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या बेल पर हैं। साथ ही वो अपने प्रभाव वाले राज्य में कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार भी नहीं है। सुशील मोदी ने इस बैठक को विपक्षी एकता के नाम पर भ्रष्टाचार में डूबे वंशवादी दलों की बुलाई गई बैठक बताया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस सीपीएम से गठबंधन करेगी तो कांग्रेस की मदद नहीं कर पाएंगी। यानी बंगाल में कांग्रेस की मदद के लिए सीधे तौर पर ममता ने ना कहा है। 23 जून से पहले ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आया है कि अगर पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ कांग्रेस है तो वो कांग्रेस उनसे मदद ना मांगे। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। पटना में विपक्षी दलों की यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में राहुल और खड़गे शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान देकर विपक्षी एकता की इस कोशिश में एक नई बाधा पैदा कर दी है। तो विपक्षी एकता की राह आसान नहीं दिख रही। जैसे जैसे 23 जून की वो तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी एकता की राह में खड़ी बाधाएं सामने आती जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये ताजा बयान इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। विपक्षी एकता पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर कांग्रेस सीपीएम से गठजोड़ करती है तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनसे मदद की उम्मीद ना करे। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीपीएम ममता का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। ऐसे में कांग्रेस अगर सीपीएम से गठजोड़ करती है तो ममता को इसका बड़ा नुकसान होगा। इधर तेजस्वी और अखिलेश भी कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़े जहां बीजेपी से सीधे उनका मुकाबला है। यानी जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां वहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े। अगर कांग्रेस उनकी सलाह मानती है तो वो कुछ राज्यों तक की ही सिमट जाएगी। इन सब के बीच नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला भी बढ़ता जा रहा है। सुशील मोदी ने नीतीश पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने नीतीश पर वंशवाद को बढ़ावा देने, वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने का आरोप लगाया। सुशील मोदी के निशाने पर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी और तृणमूल भी हैं। साथ ही जेएमएम,
डीएमके जैसी पार्टियां भी सुशील मोदी के निशाने पर हैं। और गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इनमें ज्यादातर पार्टियों के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। साथ ही इनमें से ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस को स्पेस देने के लिए तैयार भी नहीं दिखाई दे रही हैं। इधर सुशील मोदी के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया है, तो बीजेपी ने बयान को सही ठहराया है। राजद वंशवादी परंपरा का है, कांग्रेस वंशवादी परंपरा का है, जेम वंशवादी परंपरा का है, और कुछ जो है भ्रष्टाचारी हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं इनके नेताएं। तो माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का, और कुछ तो आपस में कोई संबंध ही, जैसे केजरीवाल और कांग्रेस, ये आपस में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे नेताओं को ये बुला करके सिर्फ जो है अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। और भ्रष्टाचारियों के आज संरक्षक सबसे बड़ा देश में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। देखिए, हम सभी लोगों को एक बात समझना हो कि केंद्र में जो ये सरकार है, जिस तरह से तानाशाही रवैये से कामों को कर रही है, महंगाई है, उससे विपक्षी एकता एकजुट हो रही है। विपक्षी एकता कहीं ना कहीं धीरे धीरे जन की आवाज प्रतीत हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेपी के लोग भावुक रूप से डर चुके हैं और अपनी तरफ से अनर्गल बयाने दे रहे हैं। विपक्षी एकजुटता का नाम सुनते ही भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। आगामी 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार होगी। इससे भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। सुशील मोदी जी भी इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में रह सके और मुद्दा भटका सके। गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान पटना में 23 जून को होगा। उसी दिन महा ऐलान होगा, भाजपा मुक्त भारत बनाने का शंखनाद होगा। बीजेपी की व्याकुलता विपक्षी एकजुटता से बढ़ गई है। भ्रष्टाचार और परिवार पर सवाल उठाने वालों को 2024 के हार का डर सता रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। तो जिस नई शिक्षा नीति का जिक्र शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, वो आखिर है क्या, ये समझ लेते हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित है, यानी इस शिक्षा नीति को 4 चरणों में बांटा गया है। फाउंडेशन स्टेज पर प्री स्कूलिंग शिक्षा जरूरी है। 5 साल में पहला चरण समाप्त हो जाएगा। दूसरा चरण प्री प्रेटरी स्टेज है, यानी दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसमें 8 से 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें विज्ञान, गणित और कला पर जोर है। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो इसमें 6 से 8 कक्षा के बच्चों की पढ़ाई होगी। इस स्तर पर बच्चों में कौशल विकास पर जोर है। चौथे चरण में 9 से 12 कक्षा तक के बच्चे पढ़ेंगे और इस स्तर पर बच्चों को विषय चयन की आजादी है। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह क्यों कहा कि वर्तमान में बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में प्री स्कूलिंग स्तर पर ही परेशानी है। ज्यादातर स्कूलों में प्री स्कूलिंग की व्यवस्था ही नहीं है। वहीं तीसरे स्तर पर कौशल विकास की बात है। स्कूलों में कौशल विकास कोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को लागू करना बेहद मुश्किल है और इसीलिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो वर्तमान में स्थिति है, उस स्थिति में नई शिक्षा नीति बिहार में लागू करना संभव नहीं है। बढ़ेंगे आगे। नालंदा में भीषण